नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि धरती का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए या धरती को एक दूसरा सूरज दिया जाए कुछ मिनटों के लिए, तो शायद कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। लेकिन धरती पर एक ऐसा शहर है जिसने ये सब झेला है। जी हाँ, जापान के हिरोशिमा शहर में लोगों ने ये सब चीजें झेली है। दिन 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे का समय था और एक बहुत ही गर्मियों के अंदर एक बहुत ही सुहाना दिन था जापान के अंदर। सभी लोग, सुबह 8 बजे का समय था, सभी लोग अपने अपने काम पर निकल चुके थे। ऑफिस वाले लोग ऑफिस पहुंच चुके थे, बच्चे अपने स्कूल में जा चुके थे और शॉपकीपर्स अपने अपनी शॉप्स खोल चुके थे। तभी कुछ लोग जापान के आसमान में एक प्लेन ऑब्जर्व करते हैं। हालांकि वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था और कई प्लेन्स ऐसे नॉर्मल था आसमान में दिखना, तो कोई पैनिक क्रिएट नहीं होता है। पर उसके बाद कुछ समय बाद लोगों को दिखता है कि उस प्लेन से एक चीज जमीन की तरफ गिरती है, कुछ चीज टपकती है जमीन की तरफ। अब क्योंकि प्लेन बहुत हवा में ऊंचाई पर था तो ये ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल था कि एग्जैक्टली वो चीज क्या है, बट वो चीज जमीन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और ठीक 43 सेकंड के बाद वो चीज जमीन पर गिरती है। जो चीज जमीन की तरफ बढ़ रही थी वो और कुछ नहीं, दुनिया का पहला परमाणु बम द लिटिल बॉय था। जैसे ही ये बम धरती से टकराता है, इतना तेज धमाका होता है कि जो चीजें डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं इसके, वो हाथ की हाथ भाप बन जाती हैं। लोग भाप बनकर उड़ जाते हैं। जितने भी मेटल्स थे, जितने भी बिल्डिंग्स थी, सब हाथों हाथ धराशायी हो जाती हैं। जो लोग देखते हैं और जो उन्होंने इस हमले को सर्वाइव किया है वो बताते हैं कि इतनी तेज चमकती मानो आसमान में दूसरा सूरज पैदा हो गया। चारों तरफ बॉडीज जल रही थी जैसे राख जलती हैं और इतना भयावह दृश्य था जैसे धरती पर मानो नरक उतर आया। अब क्या कारण रहा कि जापान को इतनी बड़ी सजा मिली और ये बम क्यों गिराया गया और किसने इस बम को जापान के ऊपर गिराया, आम आदमी को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस कहानी की जो ऑफिशियल शुरुआत होती है वो होती है 1 सितंबर 1939 को, यानी कि वो ऑफिशियल डेट है जिस दिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था ये मेजरली दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा जा रहा था। एक ग्रुप जिसके अंदर मेजर कंट्रीज थी जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरा मेजर ग्रुप था द एलिड नेशंस जिसमें थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना। अब ये दो गुट आपस में लड़ रहे थे और इसकी ऑफिशियल डेट मानी जाती है 1 सितंबर 1939, जिस दिन जर्मनी अटैक करता है पोलैंड के ऊपर। अब उसके 2 ही दिन बाद यानी कि 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ये दोनों जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे ऑफिशियल वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अभी क्योंकि एशियन रेफरेंस में अगर हम बात करें तो 7 जुलाई 1937 ये वो दिन था जब जापान चाइना पर अटैक करता है और ये ऑफिशियली माना जाता है कि एशियन लेवल पे ये शुरुआत मानी जाती है, ये ऑफिशियल डेट मानी जाती है वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग की। एशिया की 2 मेजर कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी चाइना और जापान, और दोनों अलग अलग ग्रुप से थी। अभी स्टार्टिंग में यूएसए और सोवियत यूनियन इस युद्ध से बाहर रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दोनों ने ही बहुत भारी नुकसान उठाया था, तो दोनों ने ही इस युद्ध से बाहर रहने का फैसला किया। इस समय जापान एशिया में बहुत मजबूत स्थिति में था और जापान काम कर रहा था एशिया को द प्रॉस्पेरिटी स्फीयर बनाने के लिए। अगर मैं सीधा सीधा आसान भाषा में आपको बताऊं तो वो ये चाहता था कि पूरे एशिया पर जापान का राज हो। इस विस्तारवाद नीति के तहत ही जापान ने सबसे पहले 1931 में मंचूरिया पर अटैक किया और उसके बाद 1937 में चाइना पर भी अटैक किया। हालांकि यूएसए इस युद्ध से बाहर था, पर वो जापान की इस विस्तारवाद नीति के खिलाफ था। अब जापान जो मेजर आइटम्स यूज करता था, जो मेजर रिसोर्सेज यूज करता था, जैसे लोहा, रबड़ या तेल, वो बाहर से देशों से मंगाता था और जिसमें कि जो तेल था जो कि मुख्य उसकी अर्थव्यवस्था को संभाले हुआ था, 80% तेल अमेरिका से जापान लेता था। अब क्योंकि अमेरिका इस विस्तारवाद नीति के खिलाफ था, युद्ध का हिस्सा नहीं था, अमेरिका ने 80% तेल जो जापान को देता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसी के साथ जो अमेरिका के साथ कुछ देश थे जैसे ग्रेट ब्रिटेन और एलिड नेशन थे, उन्होंने भी कई प्रतिबंध अब जापान पर लगा दिए। अब इससे जापान अचानक बौखला गया और उन्होंने शायद बिना सोचे समझे एक फैसला लिया, जो कि मेरे ख्याल से इतिहास का, जापान के इतिहास का बहुत ही दुखद फैसला कहूंगा, और बहुत ही बिना सोचे समझे फैसला उन्होंने लिया। उन्होंने अमेरिका से बात करने की बजाय अमेरिका पर अटैक फर्स्ट की नीति अपनाई। उन्होंने अमेरिका पर हमला करने का फैसला किया। एडमिरल यामामोटो इस पूरे पर्ल हार्बर प्रोजेक्ट को रन कर रहे थे। उन्होंने एग्जैक्टली 7 दिसंबर 1941 353 विमान जापान से उड़ते हैं और अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हैवी बॉम्बिंग करते हैं और पूरा का पूरा पर्ल हार्बर ध्वस्त हो जाता है। 2-2.5 घंटे के करीब ये चलता है ऑपरेशन और पूरा का पूरा पर्ल हार्बर खत्म हो जाता है। अब पर्ल हार्बर क्या है? पर्ल हार्बर उस समय पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका का सैन्य बेस था। जितनी भी सैन्य गतिविधियां, सैन्य ठिकाना जो माना जाता है अमेरिका का, वो पर्ल हार्बर था। उनके सारे एयरक्राफ्ट, उनके सारे नेवल शिप्स, सारी आर्मी वहीं पर मौजूद रहती थी।
अब क्योंकि जापान ने डायरेक्टली वहां पर अटैक किया, तो जापान को कहीं ना कहीं ये डाउट था कि अमेरिका इस विश्व युद्ध का हिस्सा ना बनते हुए वो एक शांति वार्ता पर बात करेगा और उनकी जो रिसोर्सेज ब्लॉक की हुई थी, जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे, वो सभी प्रतिबंध हट जाएंगे। पर यहाँ पर उनसे एक गलती होती है। 7 दिसंबर को जो पर्ल हार्बर पर हमला होता है, इसके रिटेलिएशन में 8 दिसंबर 1941 को अब यूएसए जापान के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर देता है। अब क्योंकि जापान एक्सिस पावर का हिस्सा था, तो जर्मनी और इटली इसे सपोर्ट करते हुए यूएसए के खिलाफ भी युद्ध डिक्लेयर कर देते हैं। अब ऑफिशियली यूएसए की एंट्री होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। इसी के बीच में 1941 में ही बारबारोस प्रोजेक्ट जर्मनी रन करता है सोवियत यूनियन पे, जिससे कि सोवियत यूनियन भी ना चाहते हुए इस युद्ध के अंदर एंटर होता है और वो भी एलिड नेशंस का हिस्सा बनता है। तो अब सोवियत यूनियन और यूएसए 1941 में इस युद्ध के अंदर एंटर कर जाते हैं। 1945 तक ये युद्ध चला। अब 1945 क्योंकि 5-6 साल हो चुके थे युद्ध को चलते हुए, तो कुछ देश अपनी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर चुके थे और उनकी अर्थव्यवस्था भी हिल चुकी थी। तो इसी के साथ अब एक्सिस पावर्स के कुछ देशों ने विड्रॉल शुरू किया। जैसे इटली ने सरेंडर शुरू किया और अनकंडीशनल सरेंडर करते हुए इटली इस ग्रुप से एग्जिट ले लेता है। अब एक्सिस पावर्स में बसते हैं जर्मनी और जापान। अप्रैल 1945 तक जर्मनी, ये बताया जाता है कि जो बर्लिन शहर था जर्मनी का, उसकी सीमा तक पहुंच जाते हैं जो एलिड नेशंस हैं। अब एडोल्फ हिटलर उस समय जर्मनी को लीड कर रहे थे इस युद्ध के लिए। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर सुसाइड कमिट कर लेते हैं और इसी के साथ 7 मई को फिर ऑफिशियली डिक्लेयर करते हुए जर्मनी भी इस युद्ध से एग्जिट ले लेता है। तो 7 मई 1945 को जर्मनी भी अब इस युद्ध से एग्जिट लेता है। तो एक्सिस पावर्स में अब जो मेजर कंट्री बचती है वो बचती है जापान। लेकिन यहाँ पर अब जापान एक चीज करता है, जापान कहीं पर भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होता है और जापानी लोग पूरा युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब इसको आप जापान की हठधर्मिता या गलती माने, लेकिन इसी बीच में अब क्या हुआ, अब क्योंकि जापान विड्रॉ नहीं करता है युद्ध से, तो अब अमेरिका एक प्लान बनाता है कि दे विल अटैक फ्रॉम द आर्मी और नेवल, यानी कि आर्मी और नेवल शिप्स के थ्रू अब वो जापान पर अटैक करेंगे और जापान की जो मुख्य भूमि है उस पर कब्जा करना स्टार्ट करेंगे। इनिशियली कुछ आइलैंड्स पर जापान के कब्जा था अमेरिका का इस युद्ध के दौरान ही, तो उन्होंने उनको बेस बनाते हुए एक नए आइलैंड पर हमला करने की रणनीति बनाई, द ओकिनावा आइलैंड। अभी जो ओकिनावा आइलैंड था, इस पे युद्ध जो लड़ा गया, शायद यहाँ पर अमेरिका सरप्राइज हो गया और जो जापान की जो रणनीति अपनाई गई, जापान इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में सामने आया इस ओकिनावा आइलैंड के अंदर कि ये युद्ध स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 1945 को। और जापान ने इस आइलैंड के ऊपर इतने बंकर बनाए हुए थे, इतनी सैन्य गतिविधि करी हुई थी, नीचे सुरंगें बनी हुई थी। जापान इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेट में था कि वो अमेरिका को एक बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि 22 जून 1945 को ओकिनावा पर अमेरिका कब्जा कर लेता है, बट ये ब्लडीएस्ट बैटल माना जाता है इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। इसमें इतनी मौतें होती हैं कि अमेरिका भी बहुत भारी क्षति झेलता है और जापान भी बहुत भारी क्षति झेलता है। लगभग 14,000 सैनिक अमेरिका के मारे जाते हैं और जापान के लगभग 80,000 सैनिक मारे जाते हैं। और जो बेगुनाह लोग उस आइलैंड पर रहते थे, जिन्हें ओकिनावन बोला जाता है, लगभग 1 लाख के करीब वो लोग मारे जाते हैं। अब इससे अमेरिका को यह अंदाजा हो गया था कि जापान पर अगर हम आर्मी या नेवी से अटैक करके और उनकी भूमि को कब्जाने की सोचेंगे तो इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा लॉस होना है, क्योंकि 14,000 सैनिक वो सिर्फ एक ओकिनावा आइलैंड को कब्जाने में खो चुके थे। तो अब इसके लिए वो एक इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। जब ये बैटल ऑफ ओकिनावा लड़ा जा रहा था, इस बीच अमेरिका का, यानी कि 1 अप्रैल से 22 जून के बीच में जब ये बैटल लड़ा गया, उसी बीच में अमेरिका को एक सैड लॉस होता है। वहां के जो रनिंग प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 12 तारीख को उनका निधन हो जाता है। ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से जो वहां के उपराष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमन, अब वो वहां का प्रेसिडेंट कार्यभार संभालते हैं। हालांकि वो वहां के उपराष्ट्रपति थे, पर कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में उनको आइडिया नहीं था। लेकिन अब ट्रूमन और उनके सारे साथी अब ये रणनीति अपनाने में लग जाते हैं कि क्योंकि जापान पर आर्मी और नेवी के थ्रू हमला नहीं किया जा सकता, तो अब क्या बैटल अपनाना चाहिए या फिर क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तभी ट्रूमन को बताया जाता है कि देयर इज अ मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो चल रहा था और अमेरिका इसके तहत परमाणु बम तैयार कर रहा था, जो अमेरिका ने तैयार कर लिया है। अभी मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, 1938 में अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे वो न्यूक्लियर फिजन थ्योरी पे काम कर रहे थे। उन्हें न्यूक्लियर फिजन के थ्रू एनर्जी जनरेट करने की थ्योरी पर वो वर्क कर रहे थे। इसमें मेजरली 2 एलिमेंट पर काम हो रहा था, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। अब इन दोनों के तहत मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है 1942 में और ये 1946 तक चलता है। तो 1945 में जब ओकिनावा बैटल हो चुका था, उसके बाद ट्रूमन को ये बात पता लगती है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो चल रहा था टू क्रिएट द एटॉमिक बॉम्ब, उसके तहत अमेरिका पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर चुका है, विश्व का पहला एटॉमिक बॉम्ब। अब 16 जुलाई 1945 वो दिन तय होता है इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें पहला परमाणु परीक्षण होता है
दुनिया के अंदर पहला एटॉमिक बम जो बना था उसका परीक्षण यानी कि द टेस्ट। अब इसको नाम दिया जाता है द ट्रिनिटी टेस्ट। जो साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे वो थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उसके साथ कुछ बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इस एटम बम को तैयार किया। इस एटम बम को फॉर टेस्टिंग नाम दिया गया द गैजेट। सुबह 5:30 न्यू मैक्सिको का एक रेगिस्तान चुना गया जेनराडो डेल मुर्तो करके, और उसके अंदर एक 100 फीट लंबा एल्यूमिनियम टावर लगाया गया जिस पर यह बम रखा गया टू डिटोरिनेट, इस बम को फोड़ने के लिए। और जब ये ब्लास्ट होता है तो एयरफोर्स या फिर अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो कुछ पिक्चर्स लेते हैं और ये बताया जाता है कि जो 100 फीट का टावर था कुछ सेकंड के अंदर ही वो भाप में तब्दील हो जाता है। जो आर्मी 100-150 किलोमीटर दूर खड़ी थी, 150 माइल तक इसकी आवाजें सुनाई देती हैं, शॉक वेव्स बहुत दूर दूर तक महसूस होती है। और उसी दिन जो ओपेनहाइमर का एक फेमस डायलॉग है गीता का, वो बोलते हैं कि आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो वाला डायलॉग इसी दिन ओपेनहाइमर ने बोला। और अमेरिका ये चीज जान चुका था कि बहुत ही खतरनाक परमाणु बम तैयार हो चुका है अमेरिका के लिए। और यहाँ पर अब ट्रूमैन ने, अमानवीयता बोलूंगा मैं, ये करते हुए उन्होंने परमाणु बम का रास्ता चुनने के लिए सोचा कि जापान को हराने के लिए अब परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाना था। इसी के तहत क्योंकि 16 जुलाई में परीक्षण हुआ, अब 26 जुलाई को एक पोस्ट डैम डिक्लेरेशन करी जाती है। अब ये पोस्ट डैम डिक्लेरेशन क्या है? पोस्ट डैम डिक्लेरेशन है कि पोस्ट डैम, देयर इज अ सिटी इन जर्मनी पोस्ट डैम के नाम से, वहां पर एक डिक्लेरेशन बनाई गई। मेजरली इसका पार्ट ये था कि जापान अनकंडीशनल सरेंडर करेगा, और अगर जापान अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करता है तो जापान को बहुत ही विनाशकारी परिणाम उठाने पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये मेंशन किया कि बहुत ही ज्यादा भयानक परिणाम होंगे, पर उन्होंने कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं की कि दे विल बी यूजिंग एटम बॉम्ब। अब क्योंकि जापान बहुत ही स्टबर्न इस पर रणनीति अपना रहा था और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने इस पोट्सडाम डिक्लेरेशन को एक तरीके से इग्नोर किया। और इस इग्नोर जापान को, यानी कि इस इग्नोरेंस जो जापान ने इसे इग्नोर किया, उसको अमेरिका ने इस पोट्सडाम डिक्लेरेशन का रिजेक्शन माना। और शायद यहीं पर ही एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई जापान के लिए। 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे का समय था। कैप्टन पॉल टिबेट्स अपना प्लेन बोस्कोस कार के नाम से, B-29 बॉम्बर प्लेन था अमेरिका का, ये लेकर अमेरिका से उड़ते हैं। और इस प्लेन के अंदर होता है दुनिया का पहला एटम बॉम्ब, द लिटिल बॉय। शहर, क्योंकि इसके लिए पहला शहर जो चुना गया था वो था हिरोशिमा। अब हिरोशिमा शहर इसलिए चुना गया, उस दिन मौसम भी साफ था, धूप निकली हुई थी, तो वो ये देखना चाहते थे कि इस बम ने क्या इंपैक्ट किया है। तो B-29 बॉम्बर ने ठीक 8:15 पर द लिटिल बॉय छोड़ा जाता है। 43 सेकंड के बाद जो होता है, जापान के लिए एक काले सपने के बराबर था। सब चीजें राख हो चुकी थी, चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, रोते बिलखते हुए लोग, और जो लोग इसको सर्वाइव कर गए थे वो लोग भी कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए अंधे हो गए, बहरे हो गए, क्योंकि उस एक्सप्लोजन की आवाज इतनी तेज थी। कई किलोमीटर दूर तक शॉक वेव्स महसूस होती हैं, जो बिल्डिंग्स थी उनके शीशे टूट जाते हैं, इतना तेज धमाका होता है। और जो ऊपर से जो प्लेन में बैठे हुए जो पायलट थे, यानी कि पॉल टिबेट्स वगैरह, वो ये चीज बताते हैं कि नीचे सिर्फ एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी और प्लेन के अंदर तक शॉकवेव्स महसूस हुई उस बम की, जो कि 30-35 हजार फीट की ऊंचाई पर था। तो आप जान सकते हैं कि कितना भयानक रहा होगा वो मंजर। अब अभी जापान इस चीज को प्रोसेस ही कर रहा था कि 9 तारीख को जापान के कोकुरा शहर को भी डिसाइड किया जाता है हमले के लिए, कोकुरा शहर जापान का। और इस बार प्लेन जो था वो था इनोला गे, और इस बार प्लेन को लीड कर रहे थे, प्लेन को पायलट जो थे वो थे कैप्टन चार्ल्स स्विनी। कैप्टन चार्ल्स स्विनी इस प्लेन को लेकर उड़ते हैं कोकुरा शहर की तरफ, बट क्योंकि कोकुरा में मौसम बहुत खराब था तो अब जगह बदलकर नागासाकी कर दी जाती है। और ये बम जो गिरता है, ये बम गिरता है द फैट मैन, और ये प्लूटोनियम बेस्ड बम होता है। जो फैट गाय था, जो लिटिल बॉय था, वो बम था यूरेनियम बेस्ड, और जो फैट मैन है ये है प्लूटोनियम बेस्ड बम। ये माना जाता है कि ये बम उससे भी ज्यादा खतरनाक था, और ये बम नागासाकी पर गिरा दिया जाता है। हाथों हाथ 80,000 लोगों की मौत हो जाती है इस हादसे के अंदर, और ये सबसे बड़ी मानव क्षति मानी जाती है इतिहास की। यानी कि ये जनरली नरसंहार हुआ, जो अमेरिका ने कुछ लोगों को बचाने के लिए और लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी। यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि जब एडमिरल यामामोटो ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया और उन्होंने योजना बनाई, तो कहीं जगह ये बताया जाता है कि उन्होंने अटैक तो कर दिया, पर उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने ये था कि उन्होंने एक सोते हुए दैत्य को जगा दिया, और उनको कहीं ना कहीं इस चीज का आइडिया हो चुका था कि अब ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। अब क्योंकि जापान में उस समय हिरोहिटो करके एक उनके लीडर थे, वो राज कर रहे थे, वो उसको लीड कर रहे थे। बट इन 2 एटम बम अटैक के बाद अब जापान बैक सीट पर आ जाता है, यानी कि जापान को बैक फुट पे आना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं जापान को। सारी बिल्डिंग खत्म हो जाती हैं, कई लाख लोग इसके अंदर मारे जाते हैं, और बहुत बड़ा नुकसान जापान उठा रहा होता है। तो इसी के बाद 15 अगस्त को हिरोहिटो रेडियो पर आकर ये डिक्लेयर करते हैं
कि जापान अब ऑफिशियली इस युद्ध से सरेंडर करता है, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे इस युद्ध से, सारी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो फाइनली 15 अगस्त वाले दिन अब हिरोहितो आते हैं रेडियो पर और वो ये चीज अनाउंस करते हैं कि जापान भी अब ऑफिशियली इस युद्ध से सरेंडर करता है, और इसी के साथ यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो ट्रूमैन ने नीति अपनाई थी टू एंड द वॉर विद द एटम बॉम्ब, क्या ये नीति सही थी? क्योंकि ये कुछ लोगों को बचाने के लिए, यानी कि कुछ मानव को बचाने के लिए आपने लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी। क्या ये नीति सही थी? क्या ये नीति गलत थी? क्या जापान इतना डिजर्व करता था? क्योंकि आज भी जिन लोगों से अगर हम इंटरव्यू लेते हैं उन लोगों का, तो इंटरव्यू में ये चीज सुनने में आती है कि वो इतना भयानक दिन था कि वो लोग आज भी कांप जाते हैं उस दिन की सिर्फ दर्शना मात्र से। लोगों को स्किन पे एलर्जीज हो गई, लोगों के अंदर रेडियो एक्टिव तक चले गए, लोगों को कैंसर से जूझना पड़ रहा था, और कई नस्लें वहां पर अभी भी विकलांग पैदा होती हैं, फसलें तबाह हो गई, वहां की मैदानों में कई सालों तक फसलें नहीं हुई। और ये बताया जाता है कि कुछ समय के बाद जैसे ही एटम बॉम्ब फटे, जापान के उस शहर के अंदर बारिश स्टार्ट हुई, और जब बारिश स्टार्ट हुई तो शायद लोगों को लगा अब ये राहत का पल है, क्योंकि बम फटा है और हाथों हाथ बारिश हो जाएगी, तो धुएं का गुब्बार, सारा काला काला गुब्बार था या फिर धूल उड़ रही थी आसमान के अंदर, वो सारी धूल बैठ जाएगी। बट शायद उनको अंदाजा नहीं था, ये जो बारिश बरस रही थी दोस्तों, ये ऊपर एक केमिकल रिएक्शन हुई जिससे कि बादल बने जो न्यूक्लियर बम फटे थे, और जो बारिश गिर रही थी वो पानी की बारिश नहीं थी, वो थी ग्रीस की बारिश। दीवारों पर जब बूंदे देखी गई तो काली ग्रीस, तेलीय पदार्थ ऊपर से नीचे टपक रहा था, यानी कि ये थी एक रेडियो एक्टिव बारिश। इतना ज्यादा गंदा माहौल जापान के अंदर हो गया था, लोगों को स्किन एलर्जीज हो गए थे, लोगों को कैंसर हो गया, लोगों को एलर्जीज हो रही थी, लोग प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। और ये माना जाता है कि जो लोग उस समय तुरंत नहीं मरे और जो लोग बच गए, सर्वाइव कर गए, उन लोगों की भी बाद में दर्दनाक मौत हुई है, और वो लोग भी ये चाह रहे थे कि उनकी मौत जल्दी से जल्दी हो जाए, इतनी ज्यादा तड़फना थी। तो दोस्तों क्या ये अमेरिका का ये जो स्टेप था टू अटैक ऑन द जापान टू एंड दिस वॉर बाय एटम बॉम्ब, क्या ये आपको सही लगा या क्या ये आपको गलत लगा? आप कमेंट में जरूर बताएं, और आगे की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।